हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ने वाले हैं और यकीन मान लिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें मध्य प्रदेश का पुनर्गठन से प्रश्न आएगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर एक भी प्रश्न आपका बाहर चला जाए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। तो मध्य प्रदेश का कंप्लीट पुनर्गठन में आपको पढ़ाने वाला हूं, जो 1947 से वर्तमान तक पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को केवल अंत तक आप देख लें, एक बार अंत तक देख लें तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ने की जीवन में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन या मध्य प्रदेश का कोई भी पुनर्गठन से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। और ऐसे महत्वपूर्ण इस तरीके से मैंने नोट्स को फ्रेम किया हुआ है कि आप पीएससी में भी आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा, अगर एमपी पीएससी की भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की, और बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए और वीडियो को अंत तक देख लीजिए। इसके बाद में कोई भी डाउट आपका नहीं बचने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हम पढ़ने वाले हैं, और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश या हमारे मध्य प्रदेश की आखिर स्थिति कौन सी थी और किस प्रकार से था और आसपास किस प्रकार के क्षेत्र थे, उन सभी को हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ मैप की सहायता से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के उत्तरी अगर भाग में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंधिया रियासत हुआ करती थी, आपके इंदौर वाले क्षेत्र में होलकर रियासत, और राजस्थान वाले क्षेत्र में राजपूत रियासत हुआ करती थी। वहीं उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में संयुक्त प्रांत हुआ करता था। छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में पूर्वी रियासत, और इधर दक्षिण वाले क्षेत्र में भोसले जो कि मराठे थे वो होते थे, और इसके नीचे आपका बम्बई राज, इधर गुजरात आ जाता था। और इस तरीके से मध्य प्रदेश जो है पूरी तरीके से घिरा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के सामने या संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो क्या थी, जो ये लगभग 565 रियासतों के आसपास जो था, क्योंकि 500 मतलब कहने को तो भारत देश था, लेकिन ये 565 रियासतों में बटा हुआ था। तो संविधान सभा के सामने या उस समय के जो दिग्गज नेता थे उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इन 500 रियासतों को एकजुट कैसे किया जाए। तो इनकी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी जाती है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोगी सचिव वीपी मेनन उनके सहयोगी रहते हैं, और उन दोनों की काफ़ी मुशक्कत के बाद में 562 रियासतों को सफलतापूर्वक मिला लिया जाता है। लेकिन 3 रियासतें ऐसी होती हैं दोस्तों जिनको मिलाने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसमें जूनागढ़ रियासत आती है दोस्तों। जूनागढ़ रियासत वर्तमान गुजरात राज्य में आती है। तो जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह, यानी जूनागढ़ जो रियासत थी इसको जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया, क्योंकि जब जितनी भी भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनने के बाद में स्वतंत्र रियासतें को 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप भारत में विलय हो सकते हैं या पाकिस्तान में विलय हो सकते हैं, और तीसरा दिया गया था आप चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो ये रियासतों को एक तरीके से स्वतंत्रता दी गई थी। तो इसके तहत लेकिन मिलाना ज़रूरी था। तो जूनागढ़ रियासत को वोटिंग के आधार पर मिलाया गया, क्योंकि ये वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया कि आप भारत में विलय होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। तो अधिकांश जनता का जो मत था वो भारत में विलय, तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को मिलाया। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद यहाँ, चूँकि यहाँ की अधिकांश जो आबादी थी वो मुस्लिम आबादी थी, और ये भारत में विलय नहीं होना चाहते थे, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन जब आप हैदराबाद की लोकेशन देखे दें तो हैदराबाद वाली रियासत दोस्तों यहाँ पर आती है, और आपका ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। तो अगर हैदराबाद रियासत पाकिस्तान में मिलती तो यहाँ पर इनको रास्ता देना पड़ता। इस तरीके से काफ़ी समस्याएं हो सकती थी अगर हैदराबाद रियासत पाकिस्तान में विलय होती या स्वतंत्र भी रहती। तो इसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत का हिस्सा बनाया गया, और याद रखिएगा इसके लिए पुलिस का एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। यानी ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया था। तीसरी बड़ी रियासत कश्मीर थी, जो कि भारत का मुकुट कहा जाता है, और इसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जो हरि सिंह जी महाराज थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जो आपका आर्टिकल 370 यानी आर्टिकल 370 के नाम से जाना जाता था, जिसे हटा दिया गया है। तो ये 3 रियासतों को सफलतापूर्वक मिला लिया जाता है। और इसके बाद 1947 से 1956 की घटना का हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि अभी तक जो मैंने आपको समझाया है आसान तरीके से, आसान भाषा में समझ में आया होगा,
कोशिश करूंगा आगे भी आपको अच्छे से समझाने का, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, यकीन मानिए। देखिए 1947 के बाद में भारत को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें ए, बी, सी और डी 4 पार्ट इसके कर दिए गए थे, ए, बी और सी। और इसमें जो डी वाले जो पार्ट थे उसमें द्वीपीय समूह, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वाले पार्ट हुआ करते थे। तो मुख्य रूप में भारत की अगर मुख्य भूमि की बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड था। इस प्रकार मध्य प्रदेश के भी इन तीनों पार्टों का हिस्सा था, यानी तीनों भाग में मध्य प्रदेश विभाजित था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र था, ये वाला नीचे वाला, ये वाला पूरा पार्ट हुआ करता था पार्ट ए। इससे ऊपर वाला पार्ट जो है दोस्तों ये वाला, इससे पार्ट बी नाम दिया गया था। और ये वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा था ये पार्ट सी का हिस्सा था। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश 3 पार्टों में विभाजित था। पार्ट ए का नाम क्या था, तो इसे पार्ट ए को जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यहाँ नीचे लिखा है मैंने, देख लीजिए क्या कहा जाता था बेटा, सेंट्रल प्रोविंस। पहले इसे क्या कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। और इसके बाद में बरार जो कि हैदराबाद रियासत का पार्ट था, उसे 1936 में हैदराबाद से लीज पर ले लिया गया था। क्या कर लिया था बेटा, हैदराबाद से लीज पर लिया गया। तो पार्ट ए का नाम क्या था, सेंट्रल प्रोविंस। बाद में जब 1936 में हैदराबाद रियासत से बरार को लीज पर लिया गया, तब इसका 1936 में नाम क्या हो गया दोस्तों, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पार्ट ए का सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम कब पड़ा, तो 1936 में। इसका प्रारंभ में नाम सेंट्रल प्रोविंस था और ये बरार जो है आपका हैदराबाद से लीज पर लिया गया था। ये वही बरार है दोस्तों। आपने अगर इतिहास का अध्ययन किया है तो यहाँ पर दक्षिण भारत में 2 बड़ी सत्ताएं थी, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य जो कि हसन गंगू ने 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके समय दक्षिण भारत में एक सत्ता स्थापित की थी। तो बहमनी साम्राज्य के बाद में इनका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है और ये 5 स्वतंत्र राज्य में बढ़ जाते हैं, जिसमें आपका बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर और गोलकुंडा, ये 5 क्षेत्र आते हैं। उसी में से एक था बरार, जो 1936 से 1936 में हैदराबाद से लिया जाता है और पार्ट ए का हिस्सा बना लिया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए अब पार्ट बी जो था और पार्ट ए की राजधानी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो पार्ट ए की जो राजधानी थी दोस्तों वो क्या थी, नागपुर, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में आता है और नागपुर संतरे के लिए जाना जाता है। इसके बाद में आगे बात करें तो ये वाला जो हिस्सा था दोस्तों, ये वाला हिस्सा ये पार्ट बी का हिस्सा था और पार्ट बी को मध्य भारत कहा जाता है, यानी पार्ट बी का जो नाम था वो मध्य भारत था। इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी और एक शीतकालीन राजधानी। तो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी 2 राजधानियां थी, एक ग्वालियर और एक इंदौर। 6-6 महीने दोनों रहती। इसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर और शीतकालीन राजधानी आपकी ग्वालियर थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदौर या ग्वालियर, इंदौर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कब से कब तक रही, तो 1947 से लेकर 1948 से 1948 से, क्योंकि पार्ट बी का गठन ही 1948 में होता है। तो 1948 से 1956 तक जो है इंदौर एक ग्रीष्मकालीन राजधानी रहती है। इसका नाम मध्य भारत था पार्ट बी का और इसमें की 2 राजधानियां थी, याद रखिएगा। पार्ट सी इसे विंध्य प्रदेश कहा जाता था और इसकी जो राजधानी थी वो रीवा थी, याद रखिएगा। तो ये तीनों पार्ट का डिस्कशन हमने किया है। इसका विस्तार से भी हम डिटेल में देखने वाले हैं कि किसका गठन कब हुआ और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए का जो पूरा नाम है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है। इसके गठन की अगर बात करें तो 2 नवंबर 1861 आपसे पूछा जा सकता है पार्ट ए का गठन कब किया गया था, तो 1861 में एक न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में किया गया था, एक न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में किया गया था। इसके बाद में आगे देखेंगे तो 1921 में 1921 में इसे राज्यपाल प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। याद रखिएगा 1861 में एक न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में स्थापित किया, 1921 में राज्यपाल प्रांत के रूप में इसे स्थापित किया। अर्थात यहाँ का जो प्रमुख होगा राज्यपाल होगा, अर्थात गवर्नर होगा। ठीक है, इसके प्रथम राज्यपाल इस प्रकार से डॉक्टर राघवेंद्र सिंह को बनाया गया था। तो डॉक्टर राघवेंद्र सिंह को राज्यपाल कब बनाया गया था, 1921 में। इसके बाद में 1936 में हैदराबाद रियासत से बरार को लीज पर लिया गया और इसका नामकरण सीपी एंड बरार हो गया, यानी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हो गया। इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्र में विदर्भ, महाकौशल यानी जबलपुर, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट और थोड़ा सा बघेलखंड वाला हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में पार्ट ए का हिस्सा नहीं था, तो याद रखिएगा विदर्भ था, महाकौशल जबलपुर था, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड पार्ट ए का हिस्सा था।
ठीक है। पार्ट ए की राजधानी की बात करें तो राजधानी थी नागपुर। और इसके बाद में जब यहाँ पर चुनाव हुए तो इसके बाद में पहले जो यहाँ के मुख्यमंत्री, पहले जो सीएम बने पंडित रविशंकर शुक्ल बने, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्ट ए के अंतर्गत अगर रियासती की बात करूँ तो कुल 15 रियासतें हुआ करती थी। इसमें से जब मध्य प्रदेश का विभाजन किया जाता है तो यानी मध्य प्रदेश का गठन होता है तो पार्ट ए और पार्ट बी में परिवर्तन किया जाता है। और पार्ट ए में की जो 15 रियासतों में से 14 रियासतें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र यानी बम्बई राज्य में चली जाती हैं। एकमात्र रियासत मध्य प्रदेश में रहती है मकड़ाई रियासत, जो मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आती है। दोस्तों याद रखिएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पार्ट ए की कौन सी रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में है, तो मकड़ाई रियासत हरदा जिले में है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मकड़ाई का किला कहाँ है, मकड़ाई का किला कहाँ है, तो ये भी मकड़ाई का किला भी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश के हरदा जिले में है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, देखिए मकड़ाई एकमात्र मध्य प्रदेश में है जो सीपीएन बरार में या पार्ट ए में से रियासत है। और पार्ट ए की सबसे बड़ी रियासत जो थी दोस्तों बस्तर थी। आपसे पूछा जा सकता है कि पार्ट ए की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो बस्तर, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ का एक जिला है, तो छत्तीसगढ़ में ये चली जाती है। आई होप पार्ट ए के बारे में सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है। पार्ट बी के बारे में अगर बात करें तो पार्ट बी का जो नाम था वो मध्य भारत था। 1956 से पहले मध्य प्रदेश का भी यही नाम था। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का 1956 से पहले क्या नाम था, तो इसे मध्य भारत के नाम से ही जाना जाता था। गठन की बात करें तो 22 अप्रैल 1948 यानी 1948 में इसका गठन हुआ। 2 राजधानियाँ थी, इंदौर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर जो है शीतकालीन राजधानी थी। यहाँ से याद रखिएगा। प्रमुख राज्यपाल जो राज प्रमुख जो थे इसके वो कौन थे, जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, जीवाजी राव सिंधिया पार्ट बी यानी मध्य भारत के राज प्रमुख हुआ करते थे। इसके बाद में यहाँ पर चुनाव करवाए गए और इसके लिए पहले जो सीएम चुने गए वो लीलाधर सेठ जोशी जो चुने गए हैं। तो पहले सीएम कौन हो गए दोस्तों, लीलाधर सेठ जोशी, जो 1946 से 1948 यानी 1948 तक रहे। इसके बाद में इनके उत्तराधिकारी यानी इनके बाद जो सीएम बने 1949 से 50 तक गोपी कृष्ण विजय वर्गीय ये सीएम रहते हैं। इसके बाद में गठन के समय जो सीएम या जो प्रमुख थे वो तखतमल जैन थे, जो 1950 से लेकर 1952 तक रहते हैं। इसके बाद में 1952 में मिश्रीलाल गंगवाल जो हैं यहाँ के सीएम बनते हैं। तो मिश्रीलाल आपने सुना होगा, इंदौर में एक गंगवाल नाम का एक बस स्टैंड है, गंगवाल बस स्टैंड, तो वो इन्हीं के नाम पर, जो कांग्रेस के एक गद्दावर नेता थे मिश्रीलाल गंगवाल, उनके नाम पर हैं वो। तो 1952 में ये सीएम बने थे पार्ट बी के और 1955 तक रहते हैं। इसके बाद में 1955 से 1956 तक फिर वापस से तखतमल जैन बनते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहले सीएम कौन थे, तो लीलाधर सेठ जोशी थे। और मध्य प्रदेश के गठन के समय सीएम कौन थे, तब भी तखतमल जैन थे, याद रखिएगा। तो और मिश्रीलाल गंगवाल 1952 से 55 तक आपके सीएम रहे। पार्ट बी में अगर रियासतों की बात करें तो टोटल 25 रियासत हुआ करती थी। पार्ट ए में 15 रियासत थी, पार्ट बी में 25 रियासत थी। आइए अगले पार्ट की बात करते हैं, पार्ट सी। पार्ट सी का नाम था विंध्य प्रदेश। इसका गठन मार्च 1948 में हुआ और इसकी राजधानी रीवा। और रियासतों की बात करें तो 38 रियासतें इसमें, पार्ट ए में 15 रियासत, पार्ट बी में 25 रियासत और पार्ट सी में 38 रियासत थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख लीजिए 3 भागों में पार्ट सी जो है इसको बांटा गया था। इसमें एक रीवा वाला क्षेत्र, बघेलखंड और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, जिसमें रीवा के, क्योंकि रीवा एक अपने आप में यहाँ पर 38 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी रीवा रियासत। ठीक है, तो रीवा रियासत के जो प्रमुख थे वो मार्तंड सिंह देव थे। ठीक है, मार्तंड सिंह देव। बघेलखंड के जो प्रमुख थे वो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह थे और बुंदेलखंड के जो प्रमुख थे वो कामता प्रसाद सक्सेना थे, याद रखिएगा। रीवा के प्रमुख मार्तंड सिंह, बघेलखंड के अवधेश प्रताप सिंह और बुंदेलखंड के कामता प्रसाद सक्सेना। 1952 में 60 प्रतिनिधियों की एक विधायिका बनी और जिसके प्रमुख अर्थात पार्ट सी के प्रमुख पंडित शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा पार्ट सी के प्रथम प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो शंभुनाथ शुक्ल को इनका प्रमुख कंबाइंड नेता बनाया गया। इसके बाद में बुंदेलखंड रियासत भारत संघ में विलय होने की घोषणा करने वाली सबसे पहली, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत संघ में विलय होने वाली मध्य प्रदेश की सबसे पहली रियासत कौन सी थी, तो बुंदेलखंड रियासत, जो भारत संघ में विलय होने की घोषणा सबसे पहले की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में भोपाल स्टेट भी था, जो अपने आप में एक स्वतंत्र रहने वाला था। और भोपाल रियासत से याद रखिएगा कि भोपाल रियासत सबसे अंतिम बार में मिलने वाली रियासत, सबसे पहली बार मिलने की घोषणा करने वाली बुंदेलखंड रियासत और सबसे अंतिम में मिलने वाली भोपाल रियासत थी। तो भोपाल रियासत स्वतंत्र रहना चाहती थी
लेकिन इसका स्वतंत्र रहना उचित नहीं था, इस कारण से इसे बाद में पार्ट सी का हिस्सा बनाया जाता है। तो भोपाल रियासत, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भोपाल रियासत किस पार्ट का हिस्सा थी, तो पार्ट सी का हिस्सा थी। राजधानी इसकी भोपाल थी। प्रमुख जो थे नवाब हमीदुल्ला खान जो थे इसके प्रमुख थे, याद रखिएगा, जिसे संघ में विलय हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है जब भोपाल को भारतीय संघ में मिलाया गया तब भोपाल के नवाब कौन थे, तो हमीदुल्ला खान थे, याद रखिए। भारत संघ में भोपाल को कब शामिल किया गया है, तो ये तारीख याद रखिएगा 1 जून 1949 को भोपाल को पार्ट सी का हिस्सा बनाया गया। भारत संघ में मिलाने का मतलब इसे पार्ट सी का हिस्सा बनाया गया था। और इसकी जो राजधानी थी उस समय इस्लाम नगर हुआ करती थी, जो कि भोपाल के पास। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भोपाल की राजधानी क्या थी, इस्लाम नगर, जो कि भोपाल के पास का ही क्षेत्र था। और इसके प्रथम सीएम के रूप में शंकर दयाल शर्मा को चुना गया 1949 में, 1949 में, जब इसे भारत संघ का हिस्सा बनाया गया था। रियासत की बात करें तो एक रियासत इस प्रकार से, अगर आप मध्य प्रदेश में टोटल रियासतें देखेंगे तो पार्ट ए में 15, पार्ट बी में 25, पार्ट सी में 38 और एक भोपाल रियासत, इस प्रकार से टोटल रियासतों की संख्या 79 थी। जब छत्तीसगढ़ अलग होता है तो 14 रियासतें छत्तीसगढ़ में चली जाती हैं, शेष रियासतें मध्य प्रदेश में रह जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में रियासतों की संख्या 65 रह जाती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। डोंट वेरी, आप निश्चिंत रहिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार में वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, रट लीजिए आप इसको, क्योंकि एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, बस वीडियो के अंत तक बहने रहिए, ताकि आपका मध्य प्रदेश का पुनर्गठन आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सभी एग्जामों के लिए है, पटवारी से लेकर पीएससी से लेकर सभी। अब पीएससी की बात कर दी तो दूसरी एग्ज़ाम है तो क्या ही बताऊँ मैं, सारी मध्य प्रदेश की तमाम एग्ज़ामों के लिए मतलब ये पर्याप्त हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों की। देखिए समय बीतते बीतते 1948 तक भारत के अंदर भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लग जाती है और इसके संदर्भ में 2 समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 1948 में जो समिति का गठन किया जाता है, पहली समिति होती है जो कि राजेंद्र प्रसाद ने, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, एस.के. धर, इनका पूरा नाम था श्री कृष्णधर। ठीक है, श्री कृष्णधर समिति, यानी इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन कहा जाता है, जिसका नाम, पूरा नाम यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देख सकते हैं आप, श्याम श्री कृष्णधर इनका पूरा नाम था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे। 4 सदस्यों का ये आयोग था। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को नकार दिया था। इसके बाद में कांग्रेस के बड़े दिग्गवर नेता, जिसमें 3 व्यक्ति थे, इस समिति का नाम था जेवीपी समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और जे से यहाँ होता है जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सितार मियाँ। और ये जयपुर में अधिवेशन होता है 1948 में, और इस जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित सितार मियाँ करते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर कहा जाता है कि भाषाई आधार की मांग को लेकर जो मांग उठ रही है, इसकी जाँच के लिए एक कांग्रेस के दिग्गवर नेताओं की एक समिति बनाई जाती है, जेवीपी समिति। लेकिन ये समिति क्या कहती हैं और ये रिपोर्ट देती हैं, तो क्या कहती हैं देख लीजिए। अपनी रिपोर्ट में ये कहती है कि भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को नकार दिया इन्होंने, तथा प्रशासनिक बल पर जोर दिया, यानी प्रशासनिक ढांचे को पर इन्होंने बल दिया। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में थोड़ी थोड़ी जगह पर भाषाएं चेंज हो जाती हैं और भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जिस तरीके से भारत को इतनी 565 से भी ज़्यादा रियासतों को भारत में मिलाया गया, और ऐसे ही अगर वापस से भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा तो ऐसे ही बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। इसलिए भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं है। और इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए आगे क्या होता है। देखिए 1953 में, खैर मैंने आगे आएगा वो चीज़, लेकिन 1953 में क्या होता है, 1953 या उससे पहले जब ये आयोग सब मना कर देते हैं, जेवीपी समिति भी मना कर देती है, एस.के. धर आयोग भी आपका मना कर देता है। तो इस समय में दक्षिण भारत के एक कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे, जिनका नाम था पोट्टी श्री रामालू। पोट्टी श्री रामालू अनशन पर बैठ जाते हैं, और चूंकि आंध्र प्रदेश को वो तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन लगभग 56 या 56 या 54 दिन के अनशन के बाद में वो परलोक सिधार जाते हैं, अन्यथा मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से प्रशासन के ऊपर एक बड़ा दबाव बन जाता है। तो इस कारण से सरकार 1953 में 1953 में एक आयोग बनाती है, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। इसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली को बनाया जाता है, और इसके 2 सदस्य थे, जिनके नाम याद रखिएगा, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। ये अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश करते हैं। अप्रैल 1956 में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। नवंबर 1956 में विधेयक पारित होता है, तथा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस विधेयक को स्वीकृति दी।
तो आपसे पूछा जा सकता है 1956 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया जाता है और इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके 7वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के आर्टिकल 3 व 4 में संशोधन कर मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 3 में नए राज्यों का गठन और संसद करेगी ऐसा है, और आर्टिकल 4 में भी समथिंग ऐसा है। लेकिन फजल अली, आपसे ये पूछा जा सकता है, देखिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। लेकिन फजल अली आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही थी, लेकिन इसे एज इट इज नहीं स्वीकारा जाता है और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया जाता है तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में, और उस समय उसकी राजधानी कुर्नूल हुआ करती थी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, क्योंकि देखिए 1953 में क्या होता है, जो पोट्टी श्री रमालू हैं उनकी मृत्यु के बाद में प्रशासन पर दबाव बन जाता है और इसके आधार पर आंध्र प्रदेश को क्या करते हैं, भाषा के आधार पर पहला फर्स्ट राज्य बना दिया जाता है। भाषा कौन सी थी, तो तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया जाता है। और जब एक राज्य बना दिया जाता है तो अन्य राज्य वाले लोग भी अब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने लग जाते हैं, और यही कारण था कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब आयोग बना दिया गया और 1956 में रिपोर्ट पेश कर दी, रिपोर्ट में मान भी लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन भी हो गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी स्वीकृति दे दी, और इसके बाद में अब राज्य बनाने की बारी आ गई और 1956 में ही मध्य प्रदेश को भारत का एक राज्य बना दिया गया था। अब गठन से पहले जो पार्ट हैं, जो पार्ट ए बी सी में जो परिवर्तन किए गए हैं कुछ, वो देख लेते हैं। तो पार्ट ए के अंतर्गत 8 जिले बम्बई राज्य को दे दिए। उन 8 राज्यों के नाम याद रखिएगा, अकोला, अमरावती, चांदा और भंडारा, नागपुर, वर्धा, यमतवाल और बुल्डाना। ये 8 राज्य जो हैं बम्बई राज्य यानी वर्तमान महाराष्ट्र में ये आते हैं, तो बम्बई राज्य को दे दिए। बम्बई राज्य उस समय गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर पूरा जो क्षेत्र है इसे बम्बई राज्य कहा जाता था। पार्ट बी में 2 परिवर्तन किए गए। एक तो ये परिवर्तन किया गया है कि जो राजस्थान के कोटे जिले की एक तहसील थी जिसे सिरोंज तहसील कहा जाता है, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया। अब कुछ लिया है तो देना भी पड़ेगा। तो मंदसौर जिले, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनलटप्पा क्षेत्र, एक छोटा सा क्षेत्र है, इसे राजस्थान को दे दिया। यानी राजस्थान से हमने क्या लिया, सिरोंज तहसील, और राजस्थान को क्या दिया, सुनलटप्पा। पार्ट बी में ये परिवर्तन किया गया। पार्ट सी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, यानी यथावत इसे शामिल कर लिया, जैसा था वैसा ही मध्य प्रदेश में ये शामिल है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ तक हमने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ ली हैं। आगे अब 1956 से लेकर 2000 तक अब डिस्कस करने वाले हैं। हमने 1947 से पहले से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश बनने तक हमने देख लिया। अब 1956 से 2000 तक और 2000 से वर्तमान तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रहती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1956 में यानी 1 नवंबर हमारा मध्य प्रदेश कब बना दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है और ये आप सभी को पता है। और इसके बाद में हम देख लेते हैं, देखिए अब 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था तो उस समय मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार का था, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था, बम्बई नीचे वाला पार्ट बम्बई राज्य में चला जाता है और इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश 1956 से 2000 के बीच में दिखता था। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया। जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। संभाग की बात करें तो 9 संभाग हुआ करते थे। तो ये प्रश्न पूछता है कि मध्य प्रदेश का गठन के समय कितने जिले थे, तो 43, संभाग 9 थे। 26 नवंबर 1972 में यानी काफ़ी लंबे समय के बाद 26 नवंबर 1972 को 2 जिले बनाए जाते हैं, जो कि एक तो भोपाल जो कि सीहोर जिलों की तहसील था अब तक, इसे मध्य प्रदेश का जिला बनाया जाता, और एक राजनांदगांव जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से पृथक कर बनाया जाता है। यानी 1972 में 2 जिले बने तो 43 और 2 45 जिले हो जाते हैं। इसके बाद में 1980 में 2 संभाग भी बनाए जाते हैं। 1980 में चंबल संभाग और बस्तर संभाग बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद में 1983 में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। इसका नाम BR दबे समिति रखा जाता है और ये अपनी रिपोर्ट काफ़ी समय के बाद यानी 1998 25 मई 1998 को ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में 10 जिलों का निर्माण करवाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है जिला पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, तो
1983 में इसका गठन हुआ था। BR दबे समिति इसका नाम रखा गया था। 25 मई 1998 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके आधार पर 10 जिलों का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 10 जिले कौन कौन से थे? इन 10 जिलों में से 6 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में हैं, 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश में हैं। तो आप याद रख सकते हैं SKBD। तो यहाँ पर श्योपुर जिला जो उन 10 जिलों में से श्योपुर जो कि मुरैना से अलग होकर बना था, कटनी जो कि जबलपुर से अलग होकर बना था, बड़वानी जो खरगोन से अलग होकर बना था और डिंडोरी जो कि मंडला से अलग होकर बना था। ये 4 जिले वर्तमान हमारे मध्य प्रदेश में हैं और 10 में से 6 छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। 1998 में जब 10 जिले बना दिए गए तो एक और समिति का गठन किया जाता है जिसे जिला पुनर्गठन हेतु बनाई जाती है, जिसका नाम था MS सिंहदेव समिति का गठन। 1998 में समिति का गठन किया जाता है और 30 जून 1998 में अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं और इसके तहत 6 जिले बना दिए जाते हैं, जिसमें से वर्तमान 3 जिले हमारे मध्य प्रदेश में हैं। उसमें से एक नीमच जो कि मंदसौर से अलग हुआ था, उमरिया जो कि शहडोल से अलग हुआ था और हरदा जो कि होशंगाबाद से अलग हुआ था। तो ये 3 जिले अभी वर्तमान में हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में 43 जिले थे। स्टार्टिंग में 43 जब जिले राज्य का गठन हुआ, 2 जिले 1972 में बनाए गए। इसके बाद में 1998 में 16 जिले टोटल बने। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो जिलों की 6 जुलाई 1998 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 जिले हो जाते हैं और 12 संभाग बन जाते हैं। इसके बाद में 2000 से अब तक की बात करेंगे, मतलब 1998 तक हमारे यहाँ पर 61 ज़िले और 12 संभाग बन चुके हैं। अब नेक्स्ट कड़ी में हम 2000 से अब तक के जो मध्य प्रदेश है तब तक की हम बात करेंगे। तो देखिए 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। 31 जुलाई 2000 को इसे लोकसभा में पारित किया जाता है। 9 अगस्त 2000 को इसे राज्यसभा में भी पारित कर दिया जाता है और इस प्रकार से 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है और 2000 में जो भारत के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनका नाम था KR नारायण। 25 अगस्त 2000 को जब इन्हें स्वीकृति दी गई तो उसके पश्चात संविधान के अंतर्गत संशोधन किया गया जिसका नाम था 84वां संविधान संशोधन 2000। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया और जब छत्तीसगढ़ अलग होगा या 84वां संविधान संशोधन 2000 किया जा रहा है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया जाता है और इसे आर्टिकल 3 के तहत भारत का 26वां राज्य बना दिया जाता है। मध्य प्रदेश में उस समय तत्कालीन राज्यपाल की अगर बात करें तो भाई महावीर भारत के तत्कालिक राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री उस समय दिग्विजय सिंह थे और छत्तीसगढ़ के जो पहले CM या मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो अजीत जोगी बनते हैं, जो कि पहले इंदौर के कलेक्टर भी थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में क्योंकि जब घर का बेटा अलग होता है तो उसे 1-2 महीने का राशन पानी तो दिया ही जाता है दोस्तों। तो ऐसे भी मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश में से 16 जिले छत्तीसगढ़ को दिए, तो मध्य प्रदेश में 45 ही जिले शेष रह गए। इसके बाद 3 संभाग भी छत्तीसगढ़ को दिए, तो इसके बाद मध्य प्रदेश में 9 संभाग शेष रह गए। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का जो था अभी तो कम है, क्योंकि अब उसमें से मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था उसमें से 135,913 वर्ग मीटर, तो उसमें से लगभग अगर परसेंट की बात करें तो 30.47% यानी लगभग 30.5% क्षेत्र छत्तीसगढ़ को दिया गया। और इस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ के अलग होने से मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा नुकसान किस प्रकार से हुआ, आर्थिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से। तो हमें जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो आर्थिक दृष्टि से हुआ है, क्योंकि बहुत सारा जो खनिज संपदा है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चला जाता है। इसके बाद में 15 अगस्त 2003 को 3 जिले का निर्माण किया जाता है। 3 जिलों में बुरहानपुर जो कि खंडवा से अलग होकर बनता है, अशोकनगर जो गुना से होकर बनता है और अनूपपुर जो कि शहडोल से अलग होकर बनता है। तो छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले बच जाते हैं। उन 45 में 2003 में 3 जिले और बनते हैं, तो कुल मिलाकर 48 जिले हो जाते हैं। इसके बाद में 2008 में 2 जिले बनाए जाते हैं। 2008 में 2 जिले बनाए जाते हैं। इसमें पहला जिला 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिला बनाया जाता है जो झाबुआ से अलग होता है, और 25 मई 2008 को सिंगरौली जिला बनाया जाता है जो कि सीधी से अलग होता है। और इस प्रकार जिलों की संख्या 50 हो जाती है। और इसके अगली कड़ी में 2008 में 10वां संभाग बनाया जाता है शहडोल को, जिसमें शहडोल, उमरिया और अनूपपुर 3 जिले शामिल होते हैं। तो 50 जिले 2008 तक हो गए। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा जो कि शाजापुर से अलग होकर मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना, और 1 अक्टूबर 2018 को
1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ है, ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो चुकी है। क्षेत्रफल की निवाड़ी के क्षेत्रफल की बात करें तो 1318 वर्ग किलोमीटर है। तहसील पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी इसके अंतर्गत 3 तहसीलें आती हैं। जनसंख्या की बात करें तो 4,01,000 इसकी जनसंख्या है। सागर संभाग का छठा जिला है। अभी तक सागर संभाग में 5 ही जिले हुआ करते थे, छठे जिले के रूप में निवाड़ी शामिल है। निवाड़ी के प्रथम कलेक्टर की बात करें तो अक्षय सिंह यहाँ के पहले कलेक्टर रहे और प्रथम एसपी की बात करें तो मुकेश श्रीवास्तव यहाँ के पहले एसपी रहे हैं। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला जो है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला नागदा प्रस्तावित है और 54वां जिला बागली जो कि देवास में आता है वो प्रस्तावित है, जबकि 11वां संभाग मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा प्रस्तावित है। तो आई होप यहाँ तक अब सारी चीज़ें मैंने क्लियरली आपको सारी चीज़ें, एक भी प्रश्न आपका यहाँ से गलत नहीं होगा और एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये विश्वास रखिए। अब कुछ अन्य तथ्य जिसका ध्यान हमें होना चाहिए वो भी हम आपको सामने डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1947 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, ये याद रखिए। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने, यानी मध्य प्रदेश को भारत का हृदय किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, तब से इसका नाम मध्य प्रदेश है। इसके बाद में याद रखिएगा फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। तो मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बनाने का सुझाव किसने दिया था? फजल अली आयोग ने। लेकिन भोपाल को राजधानी बनाया जाता है, तो ये किसकी सिफारिश पे बनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पे भोपाल को 1956 में, जो कि सीहोर की तहसील थी, इसे राजधानी बनाया जाता है। इसके साथ ही आगे ये भी ध्यान रखिए कि भाभरा जो कि अभी वर्तमान अलीराजपुर में आता है, पहले झाबुआ में आता था, का नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। तो ये 2010 में, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के निवासी, इनका जन्म भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसका नाम आज़ाद नगर 2010 में किया गया। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व इसकी जो राजधानी थी वो नागपुर थी, ये भी आपको याद रखना है, जो पार्ट ए की राजधानी थी। अगला और अंतिम फैक्ट है आपके सामने, 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? नर्मदापुरम संभाग कर दिया है। और आई होप कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा एक अच्छा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे भी ऐसे वीडियो बनाने का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।